नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक सिंह, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती। बच्चों, नीट शास्त्र पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कंप्लीट रिवीजन सीरीज, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के लिए। मैं आपके लिए बायोलॉजी की कंप्लीट रिवीजन सीरीज लेके आने वाला हूं। जो मेरे खुद के कंसाइज नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे, उसके बेसिस में मैं आपके लिए रिवीजन सीरीज लेके आया हूं। वन शॉट वीडियोस चैप्टर वाइज आपके लिए। अगर आप यही 40 या 50 वीडियोस की सीरीज आप किसी और चैनल पे आप जाते हैं, कहीं और जाते हैं, आपको उसके लिए बहुत हजारों रुपए पे करने पड़ेंगे। पर यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट रिवीजन सीरीज हम आपके लिए ला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आप हमारी रिवीजन सीरीज को प्रमोट करें, हमारे चैनल को प्रमोट करें, तभी इस रिवीजन सीरीज को मैं पूरा कंटिन्यू कर पाऊंगा। आपके व्यूज और आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला लेक्चर जो हमारा है वो लिविंग वर्ल्ड के लिए है। बायोलॉजी का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, बहुत छोटा सा, बहुत ही इजी चैप्टर। हम इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहले अगर हम लिविंग वर्ल्ड में बात करें, सबसे पहला टॉपिक जो आता है, अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। लिविंग वर्ल्ड के पहले ही अर्नस्ट मेयर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में। सो अर्नस्ट मेयर, ही इज ऑल्सो नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, क्योंकि इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस काफी रहे ऑर्निथोलॉजी, बट बेसिकली इवोल्यूशन में इनके कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहे। इसके अलावा वाइड फील्ड बायोलॉजी के लगभग ऑलमोस्ट सारे ही फील्ड्स में इनके कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। इसी कारण से इन्हें अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस का दर्जा दिया गया, या इनको इस पद से नवाजा गया। अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अर्नस्ट मेयर के बारे में। ओके, He also gave the currently accepted definition of a biological species. Biological species के अभी जो करेक्ट डेफिनेशन है, जो अभी एक्सेप्ट हुई है इस टाइम पे, उसे भी अर्नस्ट मेयर ने दिया है। एंड ही वाज आल्सो रिनाउंड विद द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, द 3 prizes, द बेल्जियन प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 एंड द क्राफोर्ड प्राइज इन 1999। अगर आपको ईयर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, बेल्जियन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड द क्राफोर्ड प्राइज। अर्नस्ट मेयर के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। सो चैप्टर का पहला जो टॉपिक आता है वो है कि व्हाट इज लिविंग, मतलब लिविंग है क्या, लिविंग के बारे में हम कैसे डिस्क्राइब करें, लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करें। उसके लिए अगर हम लेमन टर्म्स में बात करें बच्चों, तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, ऐसे 3 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर थोड़ा हम और एनालाइज करते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, यानी कि बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं लिविंग बींग्स में, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, विच इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन के बारे में ही बात हो रही है। नाउ सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्ज। 3 चीजें। सेल्फ ऑर्गेनाइज मतलब कि आपस में हमारा इंटरेक्शन कैसा है, हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं। इमर्जेंस मतलब एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी हम इमर्ज किस तरह से कर रहे हैं, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे इकोलॉजी और इकोसिस्टम से हमारे जो कंसेप्ट आते हैं उनके बारे में यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लिविंग को समझने के लिए। बट अगर साइंटिफिकली या हम अपनी बुक के हिसाब से मेजर जो 5 चीजें हैं जिनके बेसिस पे हम लिविंग को समझ सकते हैं, वो होते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो ये 5 मेन पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम समझेंगे कि लिविंग को नॉन लिविंग से हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो आपके लिए आता है लिविंग और नॉन लिविंग को समझने के लिए या डिफरेंशिएट करने के लिए, वो है ग्रोथ। नाउ ग्रोथ इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, या तो मास में बढ़ोतरी हो या तो नंबर में बढ़ोतरी हो। सो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर both are said to be the twin characteristics of growth. Increase in mass and increase in number are the twin characteristics of growth. Now if we talk about plants, plants में कैसी growth होती है, plants में होती है indefinite, मतलब throughout life, throughout life. Animals में definite, यानी कि up to certain age, up to certain age. प्लांट्स में होती है इनडेफिनेट ग्रोथ, यानी प्लांट्स अपने पूरी लाइफ टाइम में ग्रो करते रहते हैं। एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक की ग्रोथ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कहीं इंजरी हो गई,
कोई पार्ट रप्चर हो गया, कहीं कुछ ब्रेकेज हो गया, तो वो उसकी हीलिंग होगी एनिमल से, वहां पे फिर से दोबारा से ग्रोथ होगी। नाउ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, हायर एनिमल एंड प्लांट्स में क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका मतलब क्या है, जो हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड या इंटर रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है। बट जब हम आगे बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव है। अब इसके अलावा इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनसाइड ग्रोथ होती है। बट अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो उसमें सरफेस पे ग्रोथ होती है या आउटसाइड ग्रोथ होती है। इसके अलावा आप समझेंगे कि माउंटेन्स जैसे हैं, सैंड बोल्डर्स हैं, तो ये ग्रो तो करते हैं बट ये आउटसाइड तरीके से, मतलब बाहरी ग्रोथ है, इनमें एक्सटर्नल ग्रोथ है। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है। तो अगर हम इस चीज को समझें और हम देखें कि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर रहा है, तो इस वजह से जो ग्रोथ है उसको लिविंग के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता। ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ शो करते हैं। फिलहाल वो बात अलग है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो इनसाइड से, मतलब इंटरसेप्शन शो करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स एक्सटर्नल ग्रोथ शो करते हैं। बट ड्यू टू दिस रीजन कि दोनों ग्रोथ शो कर रहे हैं, इसकी वजह से हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ कंसीडर नहीं कर सकते। हमारा जो दूसरा पॉइंट है नोटिस करने के लिए वो है रिप्रोडक्शन। नाउ रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी जिसके फीचर्स पेरेंट्स के सिमिलर हैं या कम सिमिलर हैं या ज्यादा सिमिलर है। तो इसका मतलब ये है, ये डेफिनेशन जो है वो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अप्लाई करती है। नाउ फंजाई में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, फंजाई मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। ईस्ट और हाइड्रा, इन ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग, in east and hydra we observe budding and in planaria which is a flatworm, प्लेनेरिया जो है वो फ्लैटवर्म का एक एग्जांपल है। प्लेनेरिया में हम देखते हैं रीजनरेशन। सो in fungi we see millions of asexual spores as a method of reproduction. East and hydra we observe budding and in planaria we observe true regeneration. इसके अलावा जो फंजाई है, फिलामेंटस एल्गा है या प्रोटोनिमा ऑफ मॉस है। The fungi, filamentous alga and the protonema of moss all easily multiply by fragmentation. Fungi filamentous alga यानी कि आपके स्पाइरोगैरा या यूलोथ्रिक्स आपके आएंगे फिलामेंटस एल्गी में, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस या ब्रायोफाइट्स में पढ़ेंगे जब हम उसके रिवीजन सीरीज लेके आएंगे। ना इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गा एंड अमीबा। इसमें लिखा है रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गा, अमीबा फॉर एग्जांपल, इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। यानी कि ये अगर डिवाइड कर रहे हैं या अपना नंबर बढ़ा रहे हैं या ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ग्रोथ भी वही है और रिप्रोडक्शन भी वही है। बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब यहां रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को आप अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते। बट जब हम हायर एनिमल्स एंड प्लांट से बात कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। आप ग्रोथ को अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन को अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। बट जब बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गा और अमीबा में हम बात करते हैं तो इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों इंक्लूसिव हैं और दोनों सिनोनिमस हैं आपस में। इसके साथ ही रिप्रोडक्शन, अब इसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल म्यूज, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि ये लिविंग नहीं है, ये भी लिविंग है। सो ड्यू टू दिस रीजन रिप्रोडक्शन को ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जा सकता है या नहीं? नहीं किया जा सकता। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज some living organisms they are living but still they cannot reproduce. तो स्टूडेंट्स, लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने के लिए थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। मेटाबॉलिज्म इज
सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी, ह्यूमन बीइंग या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एट प्रेजेंट, दैट कंस्टिट्यूट्स मेटाबॉलिज्म। ना इसके अलावा अगर हम ध्यान दें तो कोई भी अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन है तो आप उसको टेस्ट ट्यूब में भी आर्टिफिशियली इन विट्रो करवा सकते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आपने केमिकल्स डाल दिए, रिएक्टेंट्स डाल दिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपने यहाँ पे केमिकल्स डाल दिए, कोई सोल्यूशन, मान लीजिए आपने यहाँ पे सोल्यूशन बनाया, ठीक है, आपने इसमें रिएक्टेंट्स डाल दिए, एंजाइम्स डाल दिए, फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, सारी चीजें दे दी, तो रिएक्शन अपने आप होगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सकता है अपनी बॉडी का जो आप टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर दें। पर क्या इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि ये जो टेस्ट ट्यूब है अब ये लिविंग हो गया? जो भी हम रिएक्शंस इन विट्रो परफॉर्म करेंगे मेटाबॉलिज्म के लिए, दैट विल बी अ लिविंग रिएक्शन, बट दैट कंटेनर या जो चीज में रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, दैट विल नॉट बी डिफाइंड एज अ लिविंग थिंग। मेटाबॉलिज्म जो है वो दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है अगर वो लिविंग है। सो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। विदाउट एक्सेप्शन इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं था, रिप्रोडक्शन भी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं था, बट मेटाबॉलिज्म is the first defining property of all living organisms without exception. इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपके लिए है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अगर कोई भी लिविंग थिंग है तो वो जरूर सेल्स का कंपोज होगा, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ये चेन इस तरह से ग्रो करेगी। तो अगर मान लीजिए कोई भी लिविंग थिंग है हमारे पास, दैट विल एब्सोल्युटली कंसिस्ट ऑफ सेल, या उसके पास एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा ही होगा। सो cellular organization of the body is also the defining feature of all living organisms. Cellular organization भी defining feature है सारे living organisms का। Now the last point is consciousness. Consciousness, it is also the defining property. Consciousness होता क्या है? कोई भी living organism है, ठीक है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। कौन से केमिकल्स उनके अंदर आ रहे हैं, कौन से केमिकल्स बाहर जा रहे हैं, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ये सारी चीजें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जरूर उसको समझ सकता है, उसको भांप सकता है या उसको एनालाइज कर सकता है। दैट इज कॉन्शियसनेस। सो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कॉन्शियसनेस होगी ही होगी। सो दैट इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। और अगर कोई लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग है तो उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होगी। कॉन्शियसनेस कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज स्टिमुलस। आप किसी लिविंग थिंग को टच करें, ठीक है, तो जरूर आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड देगा ही देगा, बट नॉन लिविंग थिंग आपको कोई भी कॉन्शियसनेस शो नहीं करेगा, कोई भी स्टिमुलस, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। इसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स हैव वन स्पेशल प्रॉपर्टी। ह्यूमन बींग्स हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बींग्स हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के कॉन्शियसनेस जो है दैट इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, उनकी एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, उनके आसपास क्या हो रहा है। बट ह्यूमन बीइंग्स हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस का एक एडवांस्ड फॉर्म है, विच शोज कि ह्यूमन बीइंग को ये पता होता है कि वो दिख कैसे रहे, वो खुद को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। बाकी किसी भी एनिमल में या किसी भी प्लांट में सेल्फ कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट नहीं है, बट ह्यूमन बीइंग्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। नाउ मूविंग ऑन, हमने 5 पॉइंट्स देखे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, जिसके बेसिस पे हमने लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करके लिविंग होता क्या है इसको डिफाइन करने की कोशिश की। सो फाइनली जो डेफिनेशन हमारी एनसीईआरटी बुक में निकल के आती है वो ये है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आपको ये डेफिनेशन रटी होनी चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, इवॉल्विंग, इवोल्यूशन, सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब सारे प्रोसेस जो है वो खुद रेगुलेट कर रहे हैं, इंटरैक्टिव सिस्टम्स मतलब कि कॉन्शियसनेस वाली प्रॉपर्टी, इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सो दिस इज लिविंग. Living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. तो बच्चों what is living के बाद जो अगली हेडिंग है वो है diversity in the living world. Now diversity in the living world, diversity मतलब होता क्या है? पहले हम ये समझते हैं कि जो टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने नोन है और जिनको डिस्क्राइब किया जा चुका है,
दैट इज अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन। मतलब इतने टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैरेक्टराइज किया है, नेम दिया है और डिस्क्राइब किया है। 1.7 to 1.8 million, which is a very huge number. Now what is diversity? Diversity refers to the number and the types. मतलब ये जो जितने टाइप्स हैं 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीशीज, ये तो है ही, प्लस ये कितने हैं, उनका नंबर कितना है। टाइप्स और नंबर दोनों को इंक्लूड करते हैं जब, तो जो कंबाइंड पॉपुलेशन आती है दैट इज नोन एज द डाइवर्सिटी। ओके, तो डाइवर्सिटी मतलब सिर्फ टाइप्स ही नहीं आता, नंबर भी आता है। द टाइप्स एंड द नंबर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर, दैट इज द डाइवर्सिटी। नाउ सिंस अब डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप्स हैं, अब हर एक टाइप में कितने ज्यादा इंडिविजुअल्स होंगे, कितना ज्यादा पॉपुलेशन होगी। सो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, इतने टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो डिस्क्राइब किए गए हैं। अब सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो है नॉमेनक्लेचर की। हर एक ऑर्गेनिज्म जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम उसको एक स्पेसिफिक नाम देंगे और उसी एक स्पेसिफिक नाम से हम उस ऑर्गेनिज्म को पहचानेंगे पूरी दुनिया में, क्योंकि लोकल नेम्स तो हर जगह हैं जो वैरी करेंगे, जो आपको पता है ऑलरेडी। सो नॉमेनक्लेचर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सेकंड थिंग व्हिच बिकम्स इंपॉर्टेंट इज आइडेंटिफिकेशन। हर एक ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलरली उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना, दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। सो क्योंकि इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी है, ये जो नंबर है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, इसको नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, सो दैट वी कैन क्लासिफाई देम वेरी इजिली। क्लासिफाई देम, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन आता है। तो पहला हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पहला जो काम होता है हमें वो होता है नॉमेनक्लेचर करना, दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन करना उसके कैरेक्टर्स को, ताकि जब दूसरी बार हम वो सेम ऑर्गेनिज्म हमें दिखे तो हम उसके कैरेक्टर्स के बेसिस उसके पहचान पाए और उसका नॉमेनक्लेचर जो हमने दिया उसको हम रिकॉल कर पाए। नाउ नॉमेनक्लेचर का काम बेसिकली दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो करती हैं। वी हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल फॉर बोटैनिकल एंड ऑफ जूलॉजिकल, इंटरनेशनल कोड ऑफ botanical nomenclature and international code of zoological nomenclature for naming of all the organisms present on earth. International code of botanical nomenclature for the nomenclature of plants and international code of zoological nomenclature for the nomenclature of animals. ये दो बेसिक कोड्स हैं, इंटरनेशनल कोड्स जो इवॉल्व किए गए। नाउ नॉमेनक्लेचर के लिए हम साइंटिफिक नेम्स देते हैं। साइंटिफिक नेम्स इसलिए सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो, लोकल नेम्स वैरी करते रहते हैं, तो उस ग्लिच को खत्म करने के लिए साइंटिफिक नेम्स इवॉल्व किए गए। साइंटिफिक नेम्स का जो क्लासिफिक तरीका है वो हमारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नाउ बाय मींस टू, नॉमिन मतलब नेम, सो इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वी गिव टू नेम्स, मतलब दो कंपोनेंट्स होते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के। दिस सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। Carolus Linnaeus gave the system of binomial nomenclature. Like short interesting story आपके लिए ये है कि Carolus Linnaeus का रियल नाम Carolus Linnaeus नहीं था, it was Carl von Linnaeus. ओके, लेकिन जब इन्होंने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम जब इंट्रोड्यूस किया तो बाकी लोगों ने क्वेश्चन किया कि आपका नाम तो खुद कार्ल वॉन लीनियस, 3 कंपोनेंट्स हैं, तो उन्होंने अपने नाम को चेंज करके कैरोलस लीनियस कर लिया। ओके, नाउ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जैसा नाम बता रहा है, हर नेम में 2 कंपोनेंट्स होंगे। 2 कंपोनेंट्स विल इंक्लूड, फर्स्ट विल बी द जेनेरिक नेम, एंड द सेकंड विल बी स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, स्पेसिफिक एपिथेट, 2 नेम्स होंगे, पहला नेम जेनेरिक नेम होगा, दूसरा नेम होगा आपका स्पेसिफिक एपिथेट। फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। सो दिस इज द बायोलॉजिकल नेम या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, मैंगो आम। मैंगो के लिए साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स जो आपको अभी बताता हूं, बट पहले मैंजीफेरा, यहां पे ये मैंजीफेरा जो है ये आपका जेनेरिक नेम है एंड इंडिका इज योर स्पेसिफिक एपिथेट। इसके साथ ही अगर कभी कभी जिस ऑथर ने
ये नाम प्रपोज किया है उसका नाम हमें लिखना चाहिए, तो हम यहाँ शॉर्ट में नेम के बाद हम शॉर्ट में उसका नाम इंक्लूड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लीनियस ने मैंजीफेरा इंडिका इंट्रोड्यूस किया है, सो वी विल राइट मैंजीफेरा इंडिका लिन। ओके, दिस नेम इज एब्रिविएटेड, ऑथर का नाम यहाँ पे एब्रिविएशन में हम लिख सकते हैं, विच इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। नाउ इसके साथ साथ कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसके बेसिस पे आप बायनोमियल नोमेनक्लेचर को लिखेंगे। देयर आर 4 रूल्स। फर्स्ट वन, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल नेम्स ये जो है, ये नेम्स हैं, ये लैटिन से डिराइव होते हैं। लैटिन से इसलिए क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, अब उसमें कोई भी चेंजेस आने वाले नहीं है, तो जो भी हम नेम फिक्स कर रहे हैं वो परमानेंटली हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे। सो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड दे आर रिटन इन इटैलिक्स। ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, जब बुक में प्रिंटेड होते हैं तो इटैलिक्स में लिखे होते हैं। अभी हम क्योंकि हैंड रिटन लिख रहे हैं तो इटैलिक्स और कॉमन सब एक ही में मिक्स हो रहा है। So biological names are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. The first word in a biological name is written in capital letter. Okay? तो यहाँ पे जो जेनेरिक नेम है इसका जो पहला वर्ड है M, that is capitalized. और स्पेसिफिक एपिथेट पूरा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है? So फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, फर्स्ट नेम इज कैपिटलाइज्ड और ये स्मॉल में लिखा जाएगा। इसके साथ साथ व्हेन दे आर हैंड रिटन दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड। यहां पे मैंने दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है, मैंजीफेरा को अलग और इंडिका को अलग। या जब ये बुक में प्रिंटेड होंगे तो पहली बात तो बीच में दोनों में स्पेस होगा और ये इटैलिक्स में प्रिंटेड होंगे। या तो हैंड रिटन है तो अंडरलाइंड होंगे या इटैलिक्स में प्रिंटेड होंगे। तो ये थी जो बातें बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिखते समय आपको ध्यान देना है। तो बच्चों आगे बढ़ते हुए डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टॉपिक में आपके लिए जो अगला पॉइंट आता है वो है क्लासिफिकेशन का। हमने कैरेक्टराइजेशन देख लिया, आइडेंटिफिकेशन देख लिया, नोमेनक्लेचर देख लिया, नाउ क्लासिफिकेशन। जो ये ह्यूज डाइवर्सिटी है 1.7 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीशीज और उनके नंबर को इंक्लूड करके, तो अब बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसको क्लासिफाई करें ताकि उसकी स्टडी इजी हो सके हमारे लिए। So classification is that process of classifying organisms on the basis of similar या dissimilar characters. Similar characters को एक साथ, dissimilar characters को अलग करके जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। नाउ एक टर्म जो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है वो है टैक्सा। लेट्स सपोज डॉग्स, मैमल्स, बटरफ्लाइज, कैटरपिलर, ओके, कैट्स, बफेलोज, काउ, कुछ भी अगर हम कह रहे हैं, रेप्टाइल्स, ओके, एव्स, मैमल्स, अगेन आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच, कोई भी अगर हम टर्म ले रहे हैं उसके लिए जो साइंटिफिक ये जो कैटेगरीज मैंने ले रहा है, मैमल्स कहा तो ये पूरी कैटेगरी है, मैमल कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, अगर मैं कॉकरोच कहता हूं तो कॉकरोच भी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कई स्पीशीज हो सकते हैं कॉकरोच के। सो हर एक टर्म जो मैंने अभी लिया इसके लिए जो कैटेगरीज है, ये जो जिस कैटेगरीज को डोनेट करते हैं उसके लिए जो साइंटिफिक टर्म होता है दैट इज नोन एज टैक्सा। ओके, सो जो भी कैटेगरीज, आप कोई भी नाम ले किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो किसी अगर कैटेगरी को डोनेट कर रहा है तो उसके लिए जो साइंटिफिक टर्म होता है दैट इज नोन एज टैक्सा। और द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टैक्सा इज नोन एज टैक्सोनॉमी। The process of classifying organisms into different taxa that is known as taxonomy. इसके साथ साथ external and internal structure along with the structure of cell, development processes and ecological information of organisms. External and internal से 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने कि external and internal structure along with the structure of cell, development processes and ecological information of organisms are essential and forms the basis for modern taxonomic studies. मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज का ये बेस तैयार करते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज, external and internal structure along with the structure of cell, development processes and ecological information of organisms forms the basis of modern taxonomic studies. इसके अलावा अगला पॉइंट कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर।
चारों पॉइंट्स को हमने समझ लिया है, नॉमेनक्लेचर समझा, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन. So characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. Taxonomy के लिए ये चारों प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जरूरी है. जब आप इन चारों प्रोसेस के थ्रू आप जब किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करके उसको टैक्सा में कैटेगराइज करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज टैक्सोनॉमी. इसके साथ एक नया टर्म आता है हमारे सामने, वो है सिस्टमैटिक्स. टैक्सोनॉमी तो हमने समझ लिया, तो प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टैक्सा. सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स कहता है कि अगर आप टैक्सोनॉमी के साथ साथ, टैक्सोनॉमी करने के साथ साथ आप उस ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसकी फाइलोजेनी, उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या है, अगर आप उसकी भी स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी के साथ साथ, सो दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक्स. सो वी कैन से दैट सिस्टमैटिक्स इज टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी. सो सिस्टमैटिक्स इज टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, यानी कि टैक्सोनॉमिक स्टडी, उसके साथ उसकी इवोल्यूशनरी स्टडी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स और टैक्सोनॉमिक स्टडी उसकी, दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक्स. इसके साथ साथ एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि लीनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. लीनियस की एक बुक आई थी, सिस्टेमा नेचुरी. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. So taxonomy is the process of classifying organisms into different taxa, and systematics is the process of classifying organisms into different taxa as well as the study of their evolutionary relationships. Characterization, identification, classification and nomenclature, these are the processes that are basic to taxonomy. Now taxonomic categories. Taxonomic categories जो अभी तक हम टैक्सा की बात कर रहे हैं, जब हम उसको डिटेल में स्टडी करते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म को, अब जो क्लासिफिकेशन है वो आपको सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, वो एक चेन ऑफ प्रोसेस है. आप ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सा में कैटेगरी वाइज डिवाइड करते रहते हैं, तो हर एक जो कैटेगरी बनती है अलग लेवल पे, सुपीरियर लेवल, इंफीरियर, आप नीचे आते जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये जो एक सीरीज बनती है, हर एक सीरीज को जो एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. और वो जो एक पूरी चेन बन के आपके सामने निकल के आती है, दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्ची. आपके एनसीईआरटी में लाइन है कि क्लासिफिकेशन नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्ची ऑफ स्टेप्स एंड ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. ओके, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या है? ये आपके सामने है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी, स्पीशीज लोएस्ट कैटेगरी. साथ है ये आपके बेसिक है, मतलब कि ये आपके, इसके अलावा ये मेन कैटेगरीज आपकी, इसके अलावा बाकी सब कैटेगरीज भी होती हैं. सब फाइलम, सब डिवीजन होता है, ठीक है, ऑर्डर होता है, सुपर ऑर्डर होता है, सब ऑर्डर होता है, फैमिली के ऊपर बीच में फैमिली, ट्राइब आता है, यहाँ बीच में ट्राइब आता है, फिर जीनस, फिर स्पीशीज. तो इसके अलावा सब कैटेगरीज भी होती हैं, बट ये आपकी जो है ये आपकी ये 7 जो कैटेगरीज हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी प्रेजेंट. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. ऊपर से नीचे याद होना चाहिए, नीचे से ऊपर भी याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं उसमें ये एरोस की डायरेक्शन कभी आपको स्पीशीज से स्टार्ट करके देता है, कभी किंगडम से स्टार्ट करके देता है. तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, या स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, दोनों तरह से आपको ये याद होना चाहिए. नाउ इसके अलावा जो टैक्सा हम बार बार बात कर रहे थे, टैक्सा, उसकी डेफिनेशन क्या है? Each category referred to as a unit of classification represents a rank and is commonly termed as taxon. Taxa जो plural है, taxon is the singular. तो each category referred to as a unit of classification. अब जो ये हर एक कैटेगरी है, जैसे हम फाइलम की बात की, क्लास की बात करें, हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर प्राइमेटा, तो जो प्राइमेटा है वो आपका एक टैक्सा है. So each category referred to as a unit of classification represents a rank and is commonly termed as taxon. ये आपका हो गया टैक्सा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्ची. तो बच्चों अब तक में हमने जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखी थी और टैक्सोनॉमिक हायरार्ची देखी थी, अब हम सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को एक एक करके आराम से पढ़ते हैं. नाउ स्पीशीज, जितने भी स्पीशीज हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एंड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. मतलब कि अगर 2
इंडिविजुअल आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, सो दे आर कैटेगराइज्ड इनटू स्पीशीज। यही है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज व्हिच वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। सो ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टराइज्ड बाय फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, दे आर इंक्लूडेड इन स्पीशीज। सीधे एग्जांपल पे जंप करते हैं। मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पे इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ओके। सेपियंस इज द स्पेसिफिक एपिथेट। नाउ सोलेनम, सोलेनम जीनस में आपके कई स्पीशीज आती हैं, जिसमें एक है ट्यूबरोसम विच इज पोटैटो, सोलेनम नाइग्रम मकोई एंड सोलेनम मेलोंजना विच इज ब्रिंजल। इसके साथ साथ आपका एक और जीनस है पैंथरा। पैंथरा जीनस में लियो एंड टाइगर, टिग्रिस। लियो इज लायन एंड टिग्रिस इज टाइगर, ओके। ऐसे ट्यूबरोसम, पोटैटो, नाइग्रम मकोई, MAKOI, मेलोंजना, ब्रिंजल। ये सारे एग्जांपल्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए, एकदम रटे होने चाहिए। नाउ जीनस। अब जो स्पीशीज के बाद जो दूसरी हायर कैटेगरी आती है वो है जीनस। मतलब कि जो स्पीशीज में जितने कैरेक्टर्स मिल रहे थे उससे कम कैरेक्टर्स मिलेंगे। स्पीशीज लेस फ्यू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर यहां मिलते हैं तो दे आर कैटेगराइज्ड इनटू जीनस, जो उससे हायर कैटेगरी है, ओके। नाउ ऑलरेडी जो अबव एग्जांपल्स हैं उन्हीं को हम फिर से रेप्लिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। सोलेनम जीनस में आपके 3 स्पीशीज हैं, ट्यूबरोसम, नाइग्रम एंड मेलोंजना, पोटैटो, मकोई एंड ब्रिंजल। पैंथरा जीनस में फिर से आपके 3 स्पीशीज के एग्जांपल हैं, लियो, लायन, पार्डस, लेपर्ड एंड टिग्रिस, टाइगर। इसके अलावा एक और जीनस है फेलिस। जीनस फेलिस में आपकी कैट्स आती हैं, कैट फैमिली के लिए फेलिस है, ओके। सो ये हो गया आपका जीनस। थर्ड कैटेगरी जो आती है फैमिली। नाउ फैमिलीज के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है वो है, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। जो फैमिलीज हैं वो प्लांट्स में उनके वेजिटेटिव, प्लांट किंगडम में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज के बेसिस पे फैमिलीज को कैरेक्टराइज किया जाता है। और बाकी बेसिक डेफिनेशन तो आपकी सेम ही रहेगी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर, similar characters are less in number as compared to species and genus, so they are included in the higher category called family. Example जो आपके 3 जीनस हैं, सोलेनम, पेट्यूनिया एंड दतूरा, ये 3 अलग अलग जीनस हैं which are included in the family Solanaceae, okay. पैंथरा आपका एक जीनस है, फेलिस आपका एक जीनस है। पैंथरा एंड फेलिस both the genus are included in the common family Felidae। इसके अलावा एक और फैमिली आती है कैनिडे which is the dog family, ओके। डॉग्स की फैमिली आपके लिए कैनिडे है। तो फैमिली के लिए आपके 3 एग्जांपल्स हैं, सोलेनेसी, फेलिडे एंड कैनिडे। सोलेनेसी, सोलेनम, पेट्यूनिया, दतूरा, फेलिडे, पैंथरा एंड फेलिस, ओके। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट हायर कैटेगरी है वो आता है ऑर्डर। ऑर्डर के लिए फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लांट्स में ऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। फैमिली की वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज, ऑर्डर के लिए प्लांट्स में ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्डर्स प्लांट में डिसाइड होता है। अब इसके एग्जांपल्स आपके लिए हैं कॉनवॉल्वुलेसी एंड सोलेनेसी। दीज आर 2 प्लांट फैमिलीज। कॉनवॉल्वुलेसी एक फैमिली, सोलेनेसी एक फैमिली, एंड बोथ आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियस, ओके। कॉनवॉल्वुलेसी एंड सोलेनेसी बोथ आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियस। फेलिडे एंड कैनिडे डिफरेंट फैमिलीज हैं which are included in the order Carnivora। कार्निवोरा ये आपका एक ऑर्डर है विच इज ऑल्सो टैक्सॉन। तो कार्निवोरा ऑर्डर में आपके फेलिडे एंड कैनिडे 2 एनिमल फैमिलीज आ रही हैं। नेक्स्ट हायर कैटेगरी आपके लिए है क्लास, ओके। क्लास में आपके एग्जाम्पल प्लांट, अब एनसीईआरटी के बेसिस पर अगर आप जाएंगे तो अभी तक प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के एग्जाम्पल दिए हुए थे, बट इसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्लास में आपके ऑर्डर प्रिमाटा, ऑर्डर कार्निवोरा। ऑर्डर प्रिमाटा में आपके मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन आते हैं। ऑर्डर कार्निवोरा को आप अभी तक ट्रैक करते हुए आ रहे हैं। तो ऑर्डर प्राइमेटा एंड ऑर्डर कार्निवोरा बोथ आर इंक्लूडेड इन द क्लास मैमेलिया, ओके। मैमेलिया में इंक्लूड है प्राइमेटा और कार्निवोरा। इसके अलावा एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो। वैसे तो मैमेलिया में आपके टोटल 12 ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। सिटेसी ऑर्डर होता है, प्राइमेट्स होते हैं, कार्निवोरा, होमिनिडी, काफी ऑर्डर्स आते हैं, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। जो 2 एग्जांपल है प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। नेक्स्ट हायर कैटेगरी आपके लिए है फाइलम। नाउ फाइलम में आपके परम मित्र आते हैं, PARAM,
पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। सो ये जो 5 आपके क्लास हैं दे आर इंक्लूडेड इन द कॉमन फाइलम कॉर्डेटा। नाउ यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखना है कि फाइलम इज टर्म यूज्ड ओनली इन द एनिमल किंगडम। सिर्फ एनिमल किंगडम के लिए फाइलम यूज होता है। प्लांट किंगडम में जब आप जाएंगे तो आपके लिए इसका एनालॉगस टर्म है डिवीजन। ओके, डिवीजन। डिवीजन इज यूज्ड फॉर द प्लांट किंगडम एंड फाइलम इज यूज्ड फॉर द एनिमल किंगडम। तो पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स, ये जो 5 क्लास हैं ये आपके आते हैं कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स फाइलम में आपके 5 क्लास आते हैं। इसके अलावा कॉर्डेट फाइलम का आपके कुछ स्पेशल फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे नोटोकॉर्ड होता है। ओके, मैमल्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। वो आप अभी जाके एनिमल किंगडम आप आके रिवाइज करेंगे। बट अभी जो आपको ये याद रखना है कि कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और न्यूरल सिस्टम डॉर्सल होता है और हॉलो होता है। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, न्यूरल सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो। आखिरी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आपके लिए है वो है किंगडम। किंगडम बेसिकली प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, बट इसके अलावा 3 और किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। 5 किंगडम है विच इज द लास्ट एंड हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो आपके लिए हेडिंग है वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपकी हेल्प कर रही है। तो टैक्सोनॉमी में आपके जो भी एड्स आ रहे हैं, टैक्सोनॉमी करने में आपको जो मदद कर रहे हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन टैक्सोनॉमिकल एड्स। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड या बायोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड सेवरल टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन। सो जो भी टैक्सोनॉमी करते समय आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी फैक्चुअल चीज है, आपको जिस भी चीज की जरूरत है, उसको टैक्सोनॉमिकल एड्स की मदद से आप फिर से रिप्रोड्यूस करके टैक्सोनॉमी को बेहतर समझ सकते हैं या दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आपके लिए जो बेसिक 5 एड्स हैं वो है हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स एंड कीज। आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन हमेशा फ्रेम हो सकता है वो है कीज। कीज को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। नाउ हर्बेरियम। हर्बेरियम इज अ कलेक्टेड स्पेसिमेन। जो कलेक्टेड स्पेसिमेंस होते हैं दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है जहां पे प्लांट्स के स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया जाता है, ड्राइड होते हैं, प्रेस्ड होते हैं और शीट्स में प्रिजर्व्ड होते हैं। अब ये जो शीट्स होती हैं ये एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे रिजर्व होती हैं या रखी जाती हैं। इंडिया में जो सिस्टम फॉलो होता है वो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। इसके अलावा हर्बेरिया जो होती है वो आपके लिए क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल एड्स की तरह काम आती है। कोई आपने लेट से आपने कोई प्लांट देखा तो आपको जल्दी से रेफर करना है, पता करना है कि क्या है, तो आप हर्बेरिया में जाएंगे, प्लांट के कैरेक्टर्स को मैच करेंगे और फिर आप समझ जाएंगे कि प्लांट कौन सा प्लांट है। सो हर्बेरिया सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। सेकंड पॉइंट, बोटेनिकल गार्डन्स। अभी तक हर्बेरिया में क्या था, जो डेड स्पेसिमेंस थे, स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखा जा रहा था। बोटेनिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट स्पेसिमेंस को रखा जाता है। सो बोटेनिकल गार्डन ऐसी जगह है जहां पे प्लांट के लिविंग स्पेसिमेंस को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए, समझने के लिए। अब बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, एक पर्टिकुलर टैग होता है जिस टैग पे प्लांट की डिटेल्स, उसकी साइंटिफिक नेम, उसका लोकल नेम, कलेक्टर का नेम और प्लांट का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडिया में बोटेनिकल गार्डन, सबसे पहले तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड विच इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया में आपका नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, और उसके अलावा आपके लिए एक और बोटेनिकल गार्डन है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन इन हावड़ा, इंडिया। ओके, इसके बाद म्यूजियम्स। नाउ म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आपके लिए म्यूजियम्स होता है। यहाँ पे भी आपके स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, यानी प्रिजर्व डेड स्पेसिमेंस म्यूजियम से रखे जाते हैं स्टडी के पर्पस के लिए। स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन के पर्पस के लिए म्यूजियम में फॉर्मलिन सोल्यूशन में आपके स्पेसिमेंस प्रिजर्व फॉर्म में रखे जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स, ये ऐसी जगह है जहां पे, जिसको आप कॉमनली जूस कहते हैं, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, और ऐसी कोशिश की जाती है कि जो इन्वायरमेंट उनको दिया जा रहा है वो उनकी नेचुरल कंडीशन से मिलता जुलता हो। ओके, और यहाँ पे जूस में, जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स के फूड हैबिट्स और बिहेवियर की स्टडी की जाती है। तो ये आपके 4 टैक्सोनॉमिकल एड्स हो गए। लास्ट में कीज है, कीज को हम डिटेल में देखते हैं बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट। तो जो आपकी लास्ट टैक्सोनॉमिक एड्स थी वो थी की। नाउ कीज का जो सबसे पहला पर्पस ये होता है, ये आइडेंटिफिकेशन के काम में आता है। यहाँ पे ना आपका कोई लिविंग स्पेसिमेन प्रिजर्व हो रहा है, ना कोई डेड स्पेसिमेन। यहाँ पे ये सिर्फ एक तरह का आपका एक टैक्सोनॉमिकल एड है जो आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज जो भी हो सकता है,
बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या होते हैं, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पे डिसाइड होता है आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस। और ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जनरली ये पेयर्स में होते हैं, और एक पेयर को कहा जाता है कपलेट। ओके, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो पेयर्स में होते हैं और उन्हें कपलेट कहा जाता है। और ये इस तरह से होते हैं कि जनरली ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि या तो एक का एक्सेप्टेंस होगा और दूसरे का रिजेक्शन होगा अपने आप। एनालिटिकल होते हैं ये नेचर में, ठीक है, आपके एनालिसिस में हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से आप आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे उस प्लांट या एनिमल स्पेसिमेन का। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, मतलब कि एक कपलेट जो है उसमें आपको दो लीड मिलेंगे। एक कपलेट में जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं आपको एक एक स्टेटमेंट मिलेगा सेपरेट, तो एक कपलेट में आपको दो लीड मिलेंगे। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अगर आप फैमिली लेवल पे अगर आप कोई आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं उसके लिए आपको अलग चाहिए होगा, जीनस लेवल पे अलग, स्पीशीज लेवल पे अलग। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड दे आर एनालिटिकल इन नेचर। तो कीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहां से बिल्कुल फ्रेम हो सकता है। जो आपको चार्ट होगा वो आपको बिल्कुल बाय हार्ट कर लेना। उसमें 4 लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं, ह्यूमन बींग्स, हाउस फ्लाई, वीट एंड मैंगो। तो वो आपको चार्ट बिल्कुल बाय हार्ट कर लेना है। इसी के साथ लिविंग वर्ल्ड के आपका पूरा रिविजन 1 शॉर्ट वीडियो कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट फॉर ए नीट जर्नी। थैंक यू सो मच।